हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबों का एक बार फिर से एजुकेशन हेवन क्लासेस बेगूसराय में स्वागत है। साथियों, मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में 2 कक्षा लिया था, उसमें इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आगे कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि पिछली 2 कक्षाओं में मैंने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया था, मतलब कि इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को फिर 7 पिलर्स में डिवाइड किया था। तो वो चीज़ें आप जान रहे होंगे। मैं बस वही चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। साथियों, जैसे कि मैंने बताया था कि हम इकोनॉमी को 7 पिलर्स में डिवाइड करके काफ़ी इजीली उसको समझ सकते हैं। तो उस 7 पिलर्स में कल मैंने 7th पिलर, जो लास्ट पिलर था मेरे अकॉर्डिंग टू मी, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, उसके बारे में मतलब चर्चा किया था। आज मैं वो 7 पिलर्स का एक पिलर मॉनेटरी मैनेजमेंट है, वो चीज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। हम जैसे कि 7 पिलर्स में हमने डिवाइड किया था, 7 खंडों में उसको डिवाइड किया था। कैसे ये इकोनॉमी जो मुश्किल थोड़ा सा लगता है कुछ स्टूडेंट्स के बीच, मुझे विश्वास है कि आपको आपको काफी समझ आता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के बीच थोड़ा ये मुश्किल लगता है। तो कैसे उसको आसान भाषा में उसको समझा जाए, तो उसके लिए मैंने इकोनॉमी को 7 पिलर्स में डिवाइड किया था। उनकी चर्चा मैंने पिछली कक्षाओं में कर दिया है। अब वो 7 पिलर्स में, उन 7 पिलर्स में एक पिलर्स मॉनेटरी मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं मौद्रिक प्रबंधन। हाँ, क्या मैंने बताया था, इकोनॉमी को हम 7 पिलर्स में डिवाइड करके आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। मैं आज उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। मॉनेटरी मैनेजमेंट, इसे क्या बोलते हैं? मौद्रिक प्रबंधन। इसे क्या बोला जाता है? मौद्रिक प्रबंधन। देखिए, मैंने क्या बोला था, शब्दों पर गौर करना है, क्योंकि शब्द क्या है, शब्द बहुत कुछ कह जाता है। हमें शब्द पर गौर करना है, शब्द बहुत कुछ कहा जाता है। तो मौद्रिक प्रबंधन यानी कि मुद्रा का प्रबंधन। देखिए, प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट निकाल के लाना। ठीक है, अब क्योंकि हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है, संसाधन हमारे सीमित हैं, लेकिन डिजायर्स यानी कि आवश्यकताएं, नेसेसिटीज, वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो काफी ज्यादा है। तो हमें सीमित संसाधन से ऑप्टिमम यानी कि अधिकतम आउटपुट कैसे निकाला जाए, तो अगर हम उसे मॉनेटरी मैनेजमेंट में यानी कि ये मुद्रा जगत का जो चीज है, ये मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी की बात करें, यानी मुद्रा जगत की जब बात करेंगे, तो उसका मैनेजमेंट का क्या मतलब है? उसके मैनेजमेंट का मतलब है कि हम कैसे, मतलब कि मुद्रा की कैसे छपाई करें, कैसे, जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर दूसरे कंट्री में अलग अलग होता है, जैसे अमेरिका में यूएस फेडरल बोलते हैं उसको। तो हमारे देश में जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, इसके लिए मॉनेटरी मैनेजमेंट यानी कि मुद्रा का प्रबंधन करने के लिए कैसे मुद्रा की छपाई होगी, किस आधार पर होगा, तो वो चीजें जितना भी मैनेज करने का काम है, कैसे उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको इनफ्लो में लाना है, यानी कि मार्केट में उसको कैसे फैलाना है, तो वो सारा चीज जो मैनेजमेंट के तहत आ जाता है। यानी कि उसके प्रिंटिंग से लेकर के, यदि हम थोड़ा सा 1 रुपया के नोट और सिक्का की बात छोड़ दें, जो जिसे वित्त मंत्रालय भारत सरकार उसको रिलीज करता है, बाकी जितने भी नोट्स हैं, तो वो जो है सो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के तहत ही उसका क्या होता है, उसका छपाई होता है। तो वो जो है किस आधार पे वो छपाई करना है और किस आधार पे उसको फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैंकिंग सेक्टर, मार्केट इन द सेंस बैंकिंग सेक्टर, और भी जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर, जितना भी फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो मौद्रिक प्रबंधन समझने से पहले हम समझते हैं मुद्रा, ठीक है, क्योंकि मौद्रिक प्रबंधन किस शब्द से बना है, मुद्रा से बना है। तो हम ये मुद्रा को समझ जाएंगे। और प्रबंधन तो मैंने समझा दिया, प्रबंधन मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट लाना। और मुद्रा हमें हमें मौद्रिक प्रबंधन समझने से पहले काफी मुद्रा को समझना बहुत जरूरी है। तो मुद्रा देखिए क्या है, इसे मैं हाँ, तो इसे हम ऐसे समझे, मॉनेटरी मैनेजमेंट मौद्रिक प्रबंधन। इसे हम समझने के लिए सबसे पहले क्या समझेंगे, मुद्रा समझेंगे। हाँ, इसे थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं हम पूरे मॉनेटरी मैनेजमेंट को समझने के लिए, देखिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को मैंने समझाने पहले पिछले बता दिया था कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। फिर इकोनॉमी को मैंने मेरा डिस्ट्रिक्ट मतलब किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पे कैसे हम इसको 5 सेक्टर्स में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्षेत्रक। उसके आधार पर बताया मैंने पिछली कक्षा में। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझाया, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। अभी हमें क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं कि जो 7 पिलर्स में, जो 7 खंडों में मैंने इकोनॉमी को शुरुआती कक्षा में, ध्यान कीजिए, याद कीजिए, जो मैंने उसको डिवाइड किया था, जिसके तहत मैंने कहा था कि हम पूरे इकोनॉमी जगत की सारी चीजों को इस 7 पिलर्स में हम मतलब कि उसको सेट करके हम बिखरी हुई चीजों को, जितनी भी है, मैंने मोतियों की से माला बनाने की बात कही थी ना, तो इकोनॉमी जगत की जितनी भी मोतियां हैं उसको समेट के हम एक माला बनाएंगे। बस यही 7 पिलर्स में वो सारा सिमटा जाएगा। तो उसी का एक पिलर है मॉनेटरी मैनेजमेंट, जिस पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। तो मौद्रिक प्रबंधन यानी कि मुद्रा से संबंधित प्रबंधन। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये मौद्रिक प्रबंधन के तहत क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि आपका मुद्रा, ठीक है, यानी कि मुद्रा से बना है शब्द मौद्रिक प्रबंधन। तो सबसे पहले हम करेंसी, इसको क्या बोलते हैं, करेंसी। सबसे पहले हम करेंसी समझेंगे। करेंसी यानी मुद्रा। इसी में एक चीज हो जाता है मनी। इसे धन कहते हैं। जब हम मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा की बात करने के बाद हमें यह चीज जाननी होगी कि हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुद्रा की आवश्यकता क्यों? इसी से रिलेटेड है। आप लोग मतलब कि इनिशियल पढ़ाई के दौरान, जैसे क्लास 9 में जनरली स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमी, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग भी उसी में पढ़े हैं। लेकिन क्या होता है कि आगे जाकर थोड़ा मतलब कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ चीजों को भूल जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स भूलते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आप लोग ही भूलते होंगे। मैं भी भूलता हूँ, मैं भी भूल गया था। लेकिन फिर से क्या है, हमें उन चीजों को फिर से हमें पढ़ना है, फिर से रिमाइंड करना है। तो वो हमारा क्या है, ध्यान कीजिए, जब 9th क्लास के इकोनॉमिक्स में उसमें मुद्रा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, बार्टर सिस्टम के बारे में बताया गया था, ध्यान कीजिए। उसमें क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बात की गई थी। तो थोड़ा सा हमें क्या है कि वही बेसिक चीजें समझनी है कि आखिर वो मुद्रा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। क्योंकि पहले क्या था, बहुत पहले का टाइम में, प्राचीन काल में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होता था, है ना। मतलब कि करेंसी सिस्टम नहीं था, तो विनिमय का माध्यम दूसरा कोई उस तरह का नहीं था। तो क्या होता था, ये मतलब कि अगर यदि आपको चाहिए मतलब गेहूं और आपके पास मक्का है, तो आपके पास मक्का है, आपको चाहिए गेहूं, तो कैसे होगा। आपके पास मक्का है, आपको चाहिए गेहूं, तो उसमें थोड़ा दिक्कतें आती थी। हो सकता है सामने वाला पर्सन
मतलब जिसको मक्के की आवश्यकता नहीं हो, तो आपको गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन जिसके पास गेहूं है उसे मक्के की आवश्यकता नहीं है, तब फिर कैसे कैसे होगा, कैसे आप गेहूं से खरीद पाइएगा? तो ये इसमें काफी समस्याएं आती थी। मतलब ये जो बार्टर सिस्टम होता था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या कि शब्दों पर गौर करिए, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु का विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, माने वस्तु को आदान प्रदान करने वाला सिस्टम। तो प्राचीन काल में ऐसे सिस्टम काम करता था। फिर धीरे धीरे चीजें मतलब कि बेहतर हुई, तो आगे साइंटिफिक नॉलेज जैसे जैसे आगे डेवलप हुआ, फिर हम लोग करेंसी पर आए, है ना। तो सिंबॉलिक करेंसी मतलब क्या होता है, एक मतलब ऑथराइज्ड है। जैसे कि पेपर क्या है, पेपर है एक मतलब नोट क्या है, उसमें एक ऑथराइज गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है कि ये इस वैल्यू का नोट है, और मतलब कि इसमें गवर्नर देखते हैं ना हमारे, फॉर एग्जांपल अगर हम अपना भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट छापती है उसमें गवर्नर जी का साइन लिखा रहता है ना। क्या लिखा रहता है, मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूँ, या देती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब वो अब लीगल हो गया, वो अब ऑथराइज्ड हो गया। उससे अब मतलब कि ट्रांजैक्शन से कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई भी जो है सो उसको एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता है। स्टोर ऑफ वैल्यू होता है उसमें, आगे हम पढ़ेंगे कि मतलब उसका एक वैल्यू होता है। अब वो एक्सेप्टेबल टू ऑल हो गया, सबके द्वारा उसे स्वीकृत कर दिया जाएगा। अब वो समस्या नहीं रहेगी ना, जब वो आपका ये करेंसी सिस्टम आ जाएगा, तब आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको गेहूं चाहिए तो आपके पास मक्का है, तो अब कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जो उस पहले समस्याएं आती थी कि उसके पास उसे मक्का की जरूरत नहीं है ना, तो आपको मक्का क्यों लेगा, वो गेहूं आपको क्यों देगा। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए बहुत पहले ही मतलब कि ये जो सिस्टम लाया गया है ना, ये साइंटिफिक मेथड से ये सिस्टम बनाया गया ताकि समस्याएं कम हो। तो उसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। ये मौद्रिक प्रबंधन जो है, तो ये मौद्रिक प्रबंधन यानी मुद्रा से संबंधित है। तो ये मुद्रा जो है सो क्यों, हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुद्रा है क्या, और थोड़ा सा मनी होता है तो थोड़ा दोनों इंटर रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है, हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये भी जान जाएंगे कि व्हाई डू वी नीड करेंसी, मुद्रा की आवश्यकता क्यों। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हु पब्लिश, मतलब कि ये मुद्रा के निर्माण कौन करता है, मुद्रा की छपाई कौन करता है ना। हु पब्लिशेस करेंसी, मुद्रा का प्रकाशन कौन करता है या मुद्रा की छपाई कौन करता है। प्रकाशन कहें या निर्गमन कहें, है ना, निर्गमन भी कह सकते हैं इसको, मतलब कि उसको निर्गत कौन करता है। मुद्रा का प्रकाशन निर्गमन कौन करता है, ठीक है। उसके बाद हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि अब हम लोग अपने भारत के हैं, तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि हम फिर यहाँ रोल ऑफ आरबीआई पढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का रोल पढ़ेंगे। यहाँ तो चूंकि यहाँ आ ही जाएगा कि कौन पब्लिश करता है, कौन उसका निर्गमन करता है, सेंट्रल बैंक करता है अपने। जैसे कि सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि सारे एक मतलब कि जो सारे बैंकों का जो गवर्निंग अथॉरिटी है, जो फाइनेंशियल सेक्टर जितना भी अपने देश का है, उसका जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो आपका सेंट्रल बैंक कहलाता है। रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई इन मॉनेटरी मैनेजमेंट। मौद्रिक प्रबंधन में आरबीआई की भूमिका, तो हम मौद्रिक प्रबंधन को समझने से पहले हम क्या थोड़ा मुद्रा को समझते हैं, है ना, क्योंकि मौद्रिक प्रबंधन किस शब्द से मिलकर बना है, मुद्रा से संबंधित। यानी कि स्पष्ट, मैंने क्या कहा, शब्दों पर गौर करना है।
मौद्रिक प्रबंधन यानी कि मुद्रा का मुद्रा से संबंधित चीजों का प्रबंधन। प्रबंधन मतलब क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज है, उससे मतलब कि ऑप्टिमम उससे यूटिलाइजेशन यानी कि अधिकतम उससे हमको आउटपुट लेके आना है, यानी मिनिमम रिसोर्सेज से। तो मुद्रा जगत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो मुद्रा की चर्चा करते हैं तो करेंसी क्या है? मैंने चर्चा कर दिया कि पहले क्या था, प्राचीन काल में क्या था, बार्टर सिस्टम था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। यदि आपको मान लीजिए कि गेहूं की जरूरत है और आपके पास मक्का है, तो हो सकता है कि जिसके पास गेहूं है उसे मक्का की आवश्यकता ना हो, है ना, मैंने ये बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो वो समस्या जो थी उससे निजात पाने के लिए करेंसी सिस्टम लाया गया। करेंसी सिस्टम का मतलब क्या हो गया? मुद्रा। मुद्रा का मतलब एक हमारा जो अथॉरिटी होता है, गवर्नमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट होगा तो वो आपका क्या करेगा, ये मतलब कि एक लीगलाइज करेगा। मतलब कि जैसे पेपर नोट की ही बात करें, जैसे कि अपने देश में मान लेते हैं करेंसी नोट है, ठीक है, तो वो क्या है, तो उसको क्या है कि अपने देश में अथॉरिटी कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक जगत का अथॉरिटी कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय, यानी कि भारत सरकार, दो है। तो ये मॉनेटरी जगत की, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आपका क्या है? करेंसी की छपाई करता है। तो करेंसी का क्या काम है? हाँ, करेंसी क्या है आपका? मुद्रा क्या है? मुद्रा के 4 कार्यमान हम लोग पढ़ते हैं ना, मुद्रा के 4 कार्यमान, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। तो हमें ये समझना है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा एक सिंबॉलिक चीज है, मतलब कि एक वो जो बार्टर सिस्टम की समस्याएं थी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्या थी, उससे निजात पाने के लिए हमने करेंसी सिस्टम लाया, है ना। आप समझ रहे होंगे बहुत बेहतर से कि वो जो पहले की जो समस्या थी, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज का आवश्यकता नहीं है, सामने वाला के पास वो चीज है, तो फिर आपको कैसे वहां फिर समस्या आएंगे, तो इसलिए ये लाया गया करेंसी सिस्टम। तो इसमें क्या है कि आपको मुद्रा के हम कार्य पढ़ते हैं, मुद्रा के कार्य पढ़ते हैं ना, मुद्रा का क्या कार्य, मुद्रा क्या समझ रहे हैं ना आप, सिंपल समझिए। जैसे कि मैं ये नोट दिखाता हूं, ये है क्या है, ये एक मुद्रा है, ये क्या है? पेपर है। अब देखिए ये एक पेपर है, इसको लीगलाइज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ लिखा हुआ भारत सरकार, और भारतीय रिजर्व बैंक का ये गवर्नर का यहाँ सिग्नेचर है। उसमें क्या लिखा गया? मैं धारक को 200 रुपया देने का वचन देता हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? यही तो हुआ करेंसी ना। इसका मतलब हुआ कि बार्टर सिस्टम की जो समस्याएं थी उससे निजात पाने के लिए, मतलब मैं एक उदाहरण के तरह मतलब कि आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम की समस्या, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्या आ रही थी, उससे निजात पाने के लिए यह किया गया। तो इसमें क्या है कि एक पेपर रहेगा, आपका पेपर रहेगा, उसको लीगलाइज कर दिया जाएगा, उसका एक वैल्यू दिया जाएगा। जैसे इसका 200 है, इसका क्या है? 200 वैल्यू, रुपया 200, मतलब कि है ना, रुपया क्या है? ये रुपया आपका यूनिट है, मतलब रुपया होता है ना, कोई भी चीज का यूनिट होता है ना। अब जैसे बोलेंगे कि हम क्या 200 क्या बोलेंगे? 200 ईंट, ऐसा थोड़ी बोलेंगे 200। सिर्फ 200 बोलने का कोई मतलब हुआ? नहीं हुआ। हम अगर जैसे बोलते हैं कि 5 मतलब कि सिर्फ 5, अब बोलेंगे 5 बेंच या फिर 5 टेबल, तो ईट देना पड़ेगा ना। विदाउट यूनिट तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो अब सिर्फ 200 है, तो 200 का क्या मतलब? 200 क्या? 200 ईंट या 200 कुर्सी या 200 मतलब आप ऐसे समझ रहे हो, 200 पंखे, क्या 200? तो 200 रुपया। तो ये रुपया क्या है आपका? रुपया आपका मतलब कि यूनिट है आपका, ये यूनिट है आपका, ये करेंसी। जैसे कि हर देश का अलग अलग होता है। अपने देश का क्या है? रुपया। जैसे कि होता है ना, अपने देश का रुपया है, अमेरिका का क्या है? डॉलर है, और भी ब्रिटिश का क्या है? पाउंड है। तो अपने क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है? रुपया 200, यानी कि 200 रुपी जो है ना, ये का यूनिट है, यानी इसको वैल्यू कितना किया गया है? 200 वैल्यू किया गया है। अब ये जो है, इसमें गवर्नर का जो सिग्नेचर करके ये लिख दिया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक ऊपर लिख दिया गया है। तो इनके साइन से ये इस चीज का क्या हो गया? लीगलाइज हो गया, ये लीगलाइज हो गया, यानी कि ये वैधानिक हो गया। अब इसे कोई भी एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता है, कोई भी इसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। ये एक्सेप्टेबल टू ऑल हो गया, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में इसे कोई भी मतलब कि लेने से इनकार नहीं कर सकता। आपका अगर कहीं मतलब कि कर्ज है, तो आप इसको देकर वे चुकता कर सकते हैं, ठीक है। 200 रुपया मूल्य का अगर कोई कर्ज है, या फिर कोई सामान आप लेने गए हैं, तो मान लीजिए कि तो वो 200 मूल्य का हो गया, तो आप उसे फिर देके वो सामान खरीद सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सिस्टम जो है, बार्टर सिस्टम की समस्याओं से निजात पाने के लिए ये करेंसी सिस्टम लाया गया, ठीक है। तो मुद्रा के कार्य क्या होते हैं? तो मुद्रा के क्या कार्य है? इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, लिखा हुआ है ना, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब होता है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात की गारंटी लेती है कि आप ये 200 लीगलाइज है ना, वैलिड है।
इस ये एक्सेप्टेबल टू ऑल है। अब देखिए, तो मुद्रा के क्या है, मुद्रा के हम लोग जैसे कि पिछली कक्षा में अपने याद कीजिए 9-10 में जब हम लोग थे, तो उसमें मतलब कि ये मुद्रा के 4 कार्यमान एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से लिखा गया है। मुद्रा के 4 कार्यमान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। तो अब देखिए इसमें क्या है, मुद्रा के हम कार्य, मुद्रा समझ गए, मुद्रा क्या है, मुद्रा एक मतलब कि सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मतलब क्या होगा, सांकेतिक, एक संकेत है। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, एक और चीज मैं डिस्कस कर दूं, मतलब कि लीगल, एक लीगल टेंडर बोलते हैं इसको, लीगल टेंडर मनी, मतलब कि लीगल टेंडर मतलब कि एक सिंबल है, ठीक है ना। फिर से मैं थोड़ा दिखा देता हूं, ये एक क्या है, पेपर है ना, ये पेपर है, और पेपर पर ये मतलब कि ये 200 का वैल्यू लिख दिया गया है, गवर्नर का साइन कर दिया गया है ना। ये जब कर दिया गया तो ये क्या हो गया, ऑथराइज्ड हो गया। तो यही है, एक सिंबॉलिक है, ये सिंबल है ना 200, इसका, इस पेपर का वैल्यू 200 तो नहीं है ना, इसका क्या है, इसका फेस वैल्यू मतलब कि 200 लिखे, लेकिन इसका जो वास्तविक कीमत इस कागज का तो उतना नहीं है ना, तो इसको 200 देके इसको संकेत कर दिया गया। तो हम समझ गए मुद्रा क्या है। अब हम थोड़ा जान जाते हैं मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा के कार्य, माध्यम, इसे बोलते हैं मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मापन, माध्यम, मापन, संचय, इसे बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, संचय, और भुगतान, पेमेंट, मीन्स ऑफ पेमेंट। अब देखिए मैंने मुद्रा का चर्चा किया, मुद्रा क्या होती है, ठीक है। अब देखिए मुद्रा, माध्यम क्या है, माध्यम आप इसके माध्यम से कोई भी चीज खरीद सकते हैं ना, जैसे कि अभी मैंने 200 रुपया का एग्जाम्पल देके बताया, तो ये क्या है, इसके माध्यम से आप कुछ खरीद सकते हैं। तो ये मतलब क्या है, आपका एक माध्यम का रूप बन गया। तो इसे जैसे कि ये 200 वैल्यू देके इसको इसको 200 वैल्यू दे करके रिकॉग्नाइज किया गया, लीगलाइज किया गया, एक सिंबल दिया गया कि हाँ ये इसका वैल्यू कितना है, 200 है। अब क्या है, इससे आप 200 वैल्यू का कोई अगर माध्यम हो गया, यानी कि इसके करेंसी के माध्यम से आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, जैसे कि वो समस्याएं थी बार्टर सिस्टम में, उससे निजात पाने के लिए लाया गया। तो माध्यम का ये काम किया, इसके माध्यम से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। या फिर आपका अगर कहीं कोई कर्ज है या फिर कहीं लोन रीपेमेंट करना है, तो आप वो चुकता कर सकते हैं, ये एक माध्यम के रूप में। माध्यम क्या मतलब, इसके माध्यम से आप कोई मतलब कि ये इसके माध्यम से आप कुछ हासिल कर सकते हैं। अब मापन, मापन मतलब मेजरमेंट, इसका एक वैल्यू हो गया, इसका क्या है, एक वैल्यू है। इसके तहत आप क्या करते हैं, इसका एक 200 है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, 200 है, 500 होता है, 500 होता है, 1000, 2000, इस तरह के क्या, इसका एक मेजरमेंट है, मतलब कि इसका एक मापन होता है, ठीक है। हमें देखिए, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि ज्यादा डिटेल की जरूरत क्या होती है, आपका ये पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में होती है। बाकी हमें यदि वनडे एग्जाम हो गया, ये जितना वन लाइनर एग्जाम है, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा सा और इसे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दिया हूं कि ज्यादा डिटेल में हमें चीजें समझनी नहीं है, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने क्या बताया था कि हमें रेलेवेंट चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पढ़नी है ना, क्योंकि जो एग्जाम की दृष्टि से जो जरूरी है बस वही पढ़ना है। एक चीज और मैंने बताया था, इकोनॉमी सेक्शन से आपको कितना क्वेश्चन आना है, 15 से 16 क्वेश्चन आना है। और पूरा इकोनॉमी को मैंने कितने पिलर्स में डिवाइड किया, 7 पिलर्स में डिवाइड किया। और ये 7 पिलर से कितने, एक पिलर पे कितने हिस्से क्वेश्चन बने, 2 से 3 क्वेश्चन बने। अब समझिए कि मात्र आपका मॉनेटरी मैनेजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आना है, तो आप पूरा मापन में काफी डिटेल में जाइएगा, नहीं जाने का कोशिश कीजिएगा ना। पूरा मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसके पूरा डिटेल में डेप्थ में जाने की मतलब उतनी जरूरत नहीं, बस समझ लेना है कि क्या मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या मतलब है, मेजरमेंट का क्या मतलब है ना। ये स्टोर ऑफ वैल्यू, अब जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, तो स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है, इसका एक वैल्यू होता है, मतलब कि आज जो इससे 200 रुपया है, तो आज जैसे मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ, 200 रुपये है, तो ये 200 रुपये है, तो 1 साल बाद भी आप ये 200 रुपये से जो सामान होगा, 1 साल 2 साल बाद इसका भी वैल्यू 200 ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू कम जाएगा या फिर अधिक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसका एक वैल्यू है जिसका जो वैल्यू स्टोर करता है। ये 2 साल 3 साल बाद
मतलब इसका सेम ही रहेगा। हालांकि इन्फ्लेशन थोड़ा रहता है, जैसे कि वो महंगाई थोड़ा रहता है तो थोड़ा सा उसमें कमी आ जाता है ना। तो शॉर्ट टर्म में तो इसका वैल्यू उतना नहीं ना कमेगा, 2 से 3 साल तक में आपका, इसका कहने का मतलब इसका स्टोर ऑफ वैल्यू 200 ही रहेगा ना आपका। तो लेकिन क्या है, और दूसरा जो पेरिसेबल आइटम है, यानी कि जो खराब होने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि मान लेते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो क्या है आपका साल 2 साल बाद उसका वैल्यू मतलब कम हो जाएगा, वो पेरिसेबल है, वो खराब हो जाएगा। साल 2 साल क्या, वो तुरंत ही 1 से 2 से 3 दिन में वो खराब हो जाएगा। तो उसका क्या है, उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, इसका स्टोर ऑफ वैल्यू है। नोट, इसका क्या है, हमारा करेंसी में क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। तो इसका मतलब हुआ आपका ये संचय। और उसके बाद भुगतान, पेमेंट। पेमेंट का क्या मतलब होता है, आप जो है सो आप कोई भी जो है सो आपका आर्थिक दायित्व है वो पैसा देकर आप चुका कर उसे समाप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या, आपका पेमेंट। पेमेंट आप कर सकते हैं, कोई भी आर्थिक दायित्व को आप चुकता कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको कि बिहार सब इंस्पेक्टर का इस बार जो प्री एग्जाम हुआ था, 18 जनवरी के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि मुद्रा से संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और उसमें ये पूछा गया था कि मुद्रा का क्या क्या रोल होता है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, पेमेंट, इस तरह से पूछा गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कि थोड़ा सा एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा देखिए आप, मतलब कि थोड़ा सा अप हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको भी पढ़ना है ना। क्योंकि मतलब कि अपना स्टैंडर्ड, मैंने पिछले कक्षा में भी चर्चा किया था कि अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा ग्रेजुअली बढ़ाना है, मतलब क्रमशः थोड़ा ऊपर उठाना है, क्योंकि आज के डेट का एग्जाम का रिक्वायरमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है, डेप्थ में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको इंट्रोडक्टरी चीजें मालूम होनी चाहिए, यानी चीजें परिचय उससे आप जरूर अवगत हो रहे हो, मतलब चीजें क्या है उसके बारे में 2 से 3 लाइन आपके बारे में पास जानकारी हो तो ये इनफ है। अब क्या है, व्हाई डू वी नीड करेंसी, ठीक है। तो मुद्रा की आवश्यकता क्यों, तो मुद्रा की आवश्यकता क्यों, ये चीजें तो मैं चर्चा कर ही दिया कि जैसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो उसमें समस्याएं होती थी, है ना। तो फिर से वही बात कि आपके पास मक्का है, दूसरे सामने वाले के पास गेहूं है, आपको गेहूं चाहिए बट उनको मक्का नहीं चाहिए, तो फिर कैसे होगा, समस्याएं आएंगी। इसीलिए ये एक हमारा जैसे कि ज्ञान बढ़ा, उसके बाद हमारे पूर्वजों ने मतलब कि ये सिस्टम लाया। तो मुद्रा, इसलिए मुद्रा की आवश्यकता, समझ गए, मुद्रा की आवश्यकता क्यों, व्हाई डू वी नीड करेंसी, बिकॉज मतलब कि बार्टर सिस्टम की समस्याओं से निजात पाने के लिए, ठीक है। व्हाई डू वी नीड करेंसी। अब हु पब्लिशेस करेंसी, मुद्रा का प्रकाशन या फिर निर्गमन कौन करता है, तो मुद्रा का प्रकाशन निर्गमन कौन करेगा, मतलब जो अथॉरिटी होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट होगा वही ना करेगा। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, प्राधिकरण बोलते हैं उसको, जिसको पावर दिया गया, लीगलाइज्ड पावर जिसको दिया गया है, तो वो कौन, एक प्राधिकरण करेगा। जैसे अपना भारत देश की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। हालांकि ये तो मतलब कि पहले जैसे अगर बात करें प्राचीन मध्यकालीन में अगर जाएंगे इतिहास में, तो उसमें क्या होता था, राजा महाराजा का सिस्टम हुआ करता था। तो वहां जो अथॉरिटी वही ना है, राजा महाराजा का जो सिस्टम है, तो वही तो अथॉरिटी है, वही तो सरकार है ना। जो सरकार होगा वही ना मतलब कि ये करेगा। सुप्रीम कौन है, मतलब कि ये सोसाइटी को मतलब कि रन करने का काम कौन करता है, ये देश चलाने का काम कौन करता है, सरकार करती है ना। सरकार मतलब कि सबसे मतलब सुप्रीम लेवल पर तो सरकार ही ना डिसीजन मेकिंग कर रही है, डिसीजन को मतलब कि इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है, तो वो ही करेगी ना। तो जैसे कि मैं बताया मध्यकालीन इतिहास में, तो शायद आई थिंक मध्यकालीन इतिहास में ही ये चीजें मतलब कि डेवलप हुई थी। उसमें क्या होता था, हम लोग पढ़ते हैं ना इतिहास में कि क्वाइंस मतलब हुआ करता था, जीतल क्वाइंस या फिर कसारपन, है ना, इस प्रकार की मुद्राएं हुआ करती थी, स्वर्ण मुद्राएं, है ना। तो ये मध्यकालीन इतिहास में या फिर उससे भी पहले में ये सिस्टम हुआ करता था। तो वही फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे मतलब कि ज्ञान आगे बढ़ा, हमारा साइंस आगे डेवलप किया, तो फिर हम क्या आए, सिंबॉलिक करेंसी पर आए, मतलब कि सांकेतिक मुद्रा, है ना, क्या बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा, मतलब वो प्रेसियस आइटम होता है ना, मेटेलिक क्या है, अब आपका वो धातु स्वर्ण मुद्रा, अब वो तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्वर्ण मुद्रा कितना छापिएगा स्वर्ण मुद्राएं, तो उसके लिए क्या किया गया, आपका एक जैसे कि लीगलाइज कर दिया गया कि पेपर को ही मान लिया जाए, इतना वैल्यू दे दिया जाए, जैसे 200 है, 200 500 पेपर को एक सिस्टम के तहत, उसको एक स्पेसिफिक पेपर होता है उसका, उस सिस्टम के तहत उसको वैल्यू कर दिया जाए, उसको ऑथराइज कर दिया जाए, उसको मान्यता दे दिया जाए, और वो एक्सेप्टेबल टू ऑल हो जाएगा, तो वो करेंसी हो जाएगा। तो वो चीजें, हाँ, तो मैं कह रहा था कि उसको पब्लिश करने का काम करता है, तो समझ ही गए होंगे कौन करेगा, सरकार करेगी, है ना।
या फिर उससे पहले मध्यकालीन टाइम में क्या होता था, तो राजा सिस्टम होता था, तो वहाँ वो करते थे। जैसे अभी है तो सरकार करेगी, और सरकार अकेले वो काम नहीं करती है ना, सरकार के पास बहुत सारा काम होता है। तो वो क्या कर दिया, आपका एक भारतीय रिजर्व बैंक बना दिया। भारतीय रिजर्व बैंक माने कि अपने देश के संदर्भ में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया आपका। सेंट्रल बैंक का मतलब ये ना समझिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक मतलब कि आपका अलग पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक मतलब क्या है, केंद्रीय बैंक, मतलब कि वे आपका कंट्रोलर ऑफ मतलब कि ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, मतलब कि आपके पूरा बैंक सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम जो भी आपके देश का है उसका कंट्रोलर। तो वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो गया अपने देश में। फेडरल रिजर्व बोलते हैं, हाँ फेडरल रिजर्व। अमेरिका के संदर्भ में बात करेंगे तो फेडरल रिजर्व होता है वहां। तो यहाँ आपका भारतीय रिजर्व बैंक करेगा मुद्रा का प्रकाशन, निर्गमन, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 को हुई थी, है ना, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर। अब जैसे कि ये हम जान गए कि मुद्रा का प्रकाशन निर्गमन कौन करता है, हाँ, तो बस 1 रुपया का नोट और सिक्का इसका कौन करता है, आपका वित्त मंत्रालय करता है ना। अब बाकी जो भी है ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। उसके बाद हम रोल ऑफ आरबीआई इन मॉनेटरी मैनेजमेंट, ठीक है, मौद्रिक प्रबंधन में आरबीआई की भूमिका, ये पढ़ते हैं। मतलब कि अब हम चीजें समझ गए क्या है मुद्रा, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। उसके बाद हम जान गए कि ये मतलब कि मुद्रा का प्रकाशन कौन करता है, तो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है वो करेगी, सरकार करेगी, है ना। फिर वो अब हम आरबीआई का रोल पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है। इसे मैं अब मिटा देता हूं। आई थिंक आप किन्हीं को अगर नोट करना होगा तो नोट कर लें, मुझे लगता है कि नोट कर लिए होंगे। अब मैं क्या है ये आपको मैं बता दूं, रोल ऑफ आरबीआई इन मॉनेटरी मैनेजमेंट। हाँ, उससे पहले एक मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं, लीगल टेंडर मनी, एक मतलब मैं चर्चा कर देता हूं क्या है। लीगल टेंडर मनी, ये लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है, लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि ये जो आपका पेपर है ना, पेपर करेंसी, मतलब कि उसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया है, मतलब ऐसा मनी जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया है तो उसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल टू ऑल होती है। कोई उसको लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता, कोई उसको लेने से मना नहीं कर सकता। अब जैसे मैं ये 200 का दिखा रहा हूं, तो ये 200 का नोट क्या है, लीगल टेंडर मनी है ना, ये क्या है, लीगल टेंडर मनी है। कैसे लीगल टेंडर मनी कैसे है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि गवर्नर का साइन यहाँ लिखा हुआ है कि मैं धारक को 200 रुपए देने का वचन देता हूं। तो यही हुआ आपका लीगल टेंडर मनी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, लीगल टेंडर मनी। और एक होता है फिएट मनी, ठीक है, क्या होता है फिएट मनी, इसका उतना हिंदी मतलब कि जनरली मतलब कि क्या होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं जनरली क्या होता है ना कि इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही आता है, मतलब हिंदी आता होगा बट मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है। आपका ये फिएट मनी क्या हो गया फिएट मनी, इसे मैं अभी बता दूंगा क्या होता है, थोड़ा मैं दोनों में रिलेशन बता देता हूं कि क्या है। देखिए ये रिलेशन होता है फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी क्या होता है। लेकिन जान लेने में कोई बुराई थोड़ी है, अगर आप जान लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे मतलब कि अपने सिलेबस के दायरे में ही रहना है, लेकिन मैंने क्या कहा, एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा अब उठ रहा है, तो आपको भी अपना लेवल को थोड़ा उठाना है, ग्रेजुअली ही उठाना है, लेकिन उठाना है। अब देखिए क्या है फिएट मनी का मतलब क्या होता है, फिएट मनी का मतलब होता है कि एक ऐसा मनी जो मतलब कि सिंबॉलिक कह सकते हैं, इसका हम मतलब कि समानार्थक शब्द कह सकते हैं सिंबॉलिक मतलब क्या होता है, मतलब कि सिंबॉलिक मतलब सांकेतिक, जो जिसका सांकेतिक है, ये मतलब इसका रियल वैल्यू उतना नहीं है, बस ये सांकेतिक है। इसमें बोला जाता है कि इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इसका कोई मतलब आंतरिक मूल्य नहीं है। अब जैसे कि मैं 200